वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है। ये सुनकर ओनर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक अनजान फोर्स उसका हाथ पकड़ लेती है और ये शाओ की गार्डियन स्पिरिट थी और उसे देखकर इन दोनों लोगों की फट गई थी। अगले सीन में हम आटा को देखते हैं जो कि पैसों में अंधा हो चुका था। अरे पैसे कमाना कितना आसान है। तभी शाओ की गार्डियन स्पिरिट उसे दीवार में दे मारती है और शाओ से पूछता है मेरा भाई कहाँ पर है। और फिर वो अपनी स्पिरिट के साथ हॉस्पिटल में एक धमाकेदार एंट्री मारता है और वो डॉक्टर से अपने भाई का इलाज करने के लिए कहता है। पर इस बार डॉक्टर को देने के लिए इसके पास पैसे भी थे जो कि शायद इसने आटा से छीन लिए होंगे। अब इलाज के बाद शाओ के भाई की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है और शाओ का गार्डियन स्पिरिट भी उसके पीछे खड़ा था। शाओ पूछता है क्या तुम मेरे गार्डियन स्पिरिट हो और तुम्हारा नाम क्या है। गार्डियन स्पिरिट उसे हाँ में जवाब देता है और अपना नाम योजिन बताता है। शाओ कहता है आज के बाद मैं किसी को भी अपने भाई को हर्ट करने नहीं दूंगा। गार्डियन स्पिरिट भी कहता है इसमें मैं आपके साथ हूँ। फिर हम शेरलिंग को देखते हैं। उसकी लाइफ में भी कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो उसके बारे में सोच रही थी, जिसके बाद वो इंटरनेट पे गार्डियन स्पिरिट के बारे में सर्च करने लगती है और कुछ देर में उसे एक आर्टिकल भी मिलता है जहाँ पे उसे पता लगता है कि ये गार्डियन स्पिरिट वाली बात कुछ लोगों के हिसाब से सच है। जिसके बाद वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करने का ट्राई करती है और यहाँ पर वो अलग अलग स्टाइल कर रही थी पर कुछ नहीं होता और थक हार कर वो बिस्तर पर पड़ जाती है। अब वो लेटे हुए शाओ के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को सिर्फ नाम से ही समन कर लेता है। ये काफी ज्यादा कूल है, मुझे उससे जाके सीखना चाहिए। अब वो रक्ससा स्ट्रीट की तरफ निकल जाती है, लेकिन रक्ससा स्ट्रीट के गेट पे आने के बाद वो ये रियलाइज करती है कि कैसे पिछली बार कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उस पे अटैक किया था और शाओ ने भी उसे यहाँ पे वापस आने से मना किया है। जिसके बाद वो वापस यहाँ से जाने लगती है और डिसाइड करती है कि वो एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जिएगी। और चलते ही उसे याद आता है कि अभी तो उसे एक जॉब चाहिए। अगले दिन वो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है और लकीली वो यहाँ पे सेलेक्ट भी हो जाती है। अब रात में वो काफी ज्यादा खुश होती है और अपने रिज्यूमे को हवा में उड़ा देती है और उसी के अंदर सटोंग का कार्ड भी था जिसे उठाकर वो बाहर फेंक देती है। अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो कार्ड उसने फेंका होता है वो कार्ड एक रोबोट के पास जाता है जिससे वो शेरलिंग की साइकिक पावर को डिटेक्ट कर लेता है और ये बात वो अपने बॉस को इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन इस लड़की की साइकिक पावर काफी ज्यादा वीक है और उसने शेरिंग को भी ढूंढ लिया था और रोबोट के बॉस ने उसे शेरिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर दिया होता है। अब अगले दिन शेरलिंग अपने मन में ही खुश हो रही होती है, जब मैं कंपनी में जाऊंगी तो सारे लोग मेरे फैन बन जाएंगे और लोग तो मुझे डायरेक्ट उठाकर मैनेजर बना देंगे क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सुंदर। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहाँ पर एक रोबोट खड़ा होता है और वो एकदम से शेरलिंग पे अटैक कर देता है और वो शेरिंग को ऊपर उठा रहा था, लेकिन तभी अचानक कोई रोबोट के सिर को उखाड़ के फेंक देता है और ये और कोई नहीं बल्कि सटोंग था। फिर हम इस रोबोट के बॉस को देखते हैं जो कि रोबोट पे लगे हुए कैमरे से सारा कुछ देख रहा था और वो बंदा बाकी रोबोट्स को भी वहाँ पर भेज देता। अब सटोंग शेरलिंग को सारा कुछ बता देता है कि ये सारा कुछ किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर कर रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट चाहिए। क्या मेरी गार्डियन स्पिरिट? अरे क्या नल्ला है वो, मेरी गार्डियन स्पिरिट जो कि मैं खुद भी यूज नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और भी रोबोट्स पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सटोंग शेरलिंग को रक्षासा स्ट्रीट जाने के लिए कहता है। पर जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी तो लिफ्ट में से भी कुछ रोबोट्स उसकी तरफ आ रहे थे और वो सीढ़ियों से नीचे भागने की बजाय छत की तरफ भागने लगती है। अब वो ऊपर आकर छत का गेट बंद कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन बाकी रोबोट्स चारों तरफ से ऊपर आ गए थे और वो शेरलिंग को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पर सटोंग आकर उसे बचा लेता है और फिर वो रोबोट से फाइट करने लगता है। लेकिन रोबोट की संख्या यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी तो सटोंग शेरलिंग को रक्षासा स्ट्रीट जाने के लिए कहता है। लेकिन भाई ये छत पे थे तो वो नीचे कैसे जाती, लेकिन सटोंग उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन वो एक क्रेन पे आके गिर जाती है और सटोंग ऊपर से उसकी रस्सी काट देता है। अब ये क्रेन काफी तेजी से नीचे जा रही थी और जैसे ये जमीन से टकराने वाली थी सेंग हटोंग सही टाइम पर रस्सी को पकड़ लेता है और शेरलिंग यहाँ पर बच चुकी थी और नीचे उतरते ही वो रक्षासा स्ट्रीट की तरफ भागने लगती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर इसी सोच में वो भाग रही थी। उसे रास्ते का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तभी एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है, लेकिन ये ट्रक ही उल्टा पलट जाता है, पर शेरलिंग को एक भी खरोच नहीं आई होती। अब सटोंग भी वहां पर पहुंच गया था। शेरलिंग उसे बताती है अभी कुछ देर के लिए मेरी गार्डियन स्पिरिट अपीयर हुई थी। वहीं किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को भी ये पता लग गया था कि शेरलिंग की जो गार्डियन स्पिरिट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही मॉनिटर में हम उसकी गार्डियन स्पिरिट की
एक छोटी सी झलक देख पाते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब हम पिटे हुए एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने आया होता है। फिर हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो स्कूल के एक छोटे बच्चे से उसके पैसे छीन रहा था, लेकिन उसके मुंह पर एक जोरदार पत्थर आकर लगता है और ये लियांग ने फेंका होता है। अगर तुम्हें भिड़ना ही है तो अपने बराबरी वाले से भिड़ो। और शाओ भी वहां पर पहुंच गया था और शाओ अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालकर उसकी वहीं पर बैंड बजा देता है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां पे ऑफिसर ये बात कर रहे थे, उन दोनों भाइयों ने हमारी नाक में दम किया हुआ है, यानी कि ऐसी कंप्लेंट उन दोनों की पहले भी आती रहती है। अब शाओ और लियांग दोबारा से उस ब्रिज के नीचे रहने लगते हैं जो कि रक्षासा स्ट्रीट के बिल्कुल पास में है। और शाओ अपने भाई को लोरी सुनाकर सुलाने की ट्राई कर रहा होता है। लियांग शाओ से ये पूछता है, भैया आप हमेशा मुझे सोने से पहले ऐसी लोरी क्यों सुनाते हो? शाओ उसे बताता है क्योंकि यही लोरी मॉम मुझे सोने से पहले सुनाया करती थी। जिसके बाद वो अपने भाई को मॉम और डैड के बारे में बताने लगता है। मॉम काफी ज्यादा सुंदर थी और डैड वो काफी ज्यादा टॉल और स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि वो रक्षसा स्ट्रीट के जनरल थे। ये सुनकर लियांग का भी मन करता है कि वो रक्षसा स्ट्रीट जाए, लेकिन उसके पास साइकिक पावर नहीं है तो वो नहीं जा सकता। शाओ कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पावर की मदद से तुम्हें वहां पर लेकर जा सकता हूँ। ये सुनकर लियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यूजी शाओ से ये कहता है, हमारा वहां पर अभी जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन शाओ कहता है शायद मॉम डैड वहां पर आ गए हो पर उन्हें हमारा बिल्कुल भी पता ना हो तो हम वहां पर जाके उनके बारे में पता लगा सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों रक्षासा से स्ट्रीट के गेट के सामने आ गए थे, पर अब ये अंदर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन ये सामने देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी एक लड़की पे अटैक कर रहा है। यूजिन शाओ को बताता है कि ये ज़ॉम्बी काफी ज्यादा पावरफुल है तो हमें इनसे भिड़ना नहीं चाहिए। लेकिन भाई लियांग वहां पर पहुंच जाता है और उसे पत्थर मार के कहता है, अबे ओए छोटू, तुझे अपने साइज वाले के साथ भिड़ना चाहिए। और ये देखकर यूजिन और शाओ की फट जाती है, अबे ये क्या कर रहा है? अब ये ज़ॉम्बी लियांग पे अटैक करने वाला था, लेकिन तभी यूजिन आकर उसे बचा लेता है। शाओ इस लड़की को लियांग का ध्यान रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो यूजिन के साथ मिलकर ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है। पहले ज़ॉम्बी उन दोनों पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसे काफी आसानी से मार देते हैं। शाओ को देखकर सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि शाओ के डैड वापस आ चुके हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं, एक छोटा सा बच्चा है। अब इन दोनों के यहाँ पे आने की खबर लू को भी पता लग गई थी और अब वो सटोंग को बुलाने की बात करता है। अब लू के कहने पर सभी ज़ॉम्बीज़ स्ट्रीट में रहने वाली सभी स्पिरिट्स से शाओ और उसके भाई के बारे में पूछ रहे थे और ये उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मार भी रहे थे। पर इसी वजह से कुछ कमजोर स्पिरिट्स इविल स्पिरिट्स में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। शाओ ये सब देखकर अपने भाई से दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड में चलने के लिए कहता है क्योंकि उसके हिसाब से ये जगह उनके रहने लायक नहीं रही। लेकिन लियांग बचपन से ही यहाँ पे रहना चाहता था क्योंकि इस जगह को वो अपना घर मानता है। तभी अचानक यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। शाओ अपने भाई को बचाता है और वो देखता है कि यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज के साथ लू भी है। अरे वाह, तुम अपने भाई को भी यहाँ पर लेकर आ गए और हाँ, तुमने इसे बचा भी लिया। अगर मैं ये बात सटोंग को बता दूं तो इसके लिए मुझे काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके बाद शाओ अपने भाई को छुपने के लिए कहता है। यूजिन शाओ से ये कहता है, लू की साइकिक पावर हमसे काफी ज्यादा है। अब लू इनसे लड़ने के लिए अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद यन और यूजिन में काफी खतरनाक फाइट होती है और यूजिन यन के सामने नहीं टिक पाता और वो हार जाता है। अब शाओ को समझ नहीं आता कि लू की गार्डियन स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। लू उसे बताता है, क्योंकि तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट भी कमजोर है। अगर तुम डेड आइलैंड पे जाकर सरवाइव कर गए तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। पर इसीलिए लू ने सटोंग को बुलाया था ताकि वो शाओ को डेड आइलैंड ले जा सके। शाओ वहां पे जाने से मना कर रहा होता है। लू कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे मॉम डैड दोबारा से वापस आएंगे? चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कुछ टाइम पहले कांस्टेबल ने एक साइकिक मैसेज रिलीज किया था और उसमें उन्होंने एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कहा था जिस पर तुम्हारे मॉम और डैड को मारने का आरोप है, यानी कि तुम्हारे मॉम डैड पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सुनकर शाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सटोंग शाओ को लेने के लिए आया होता है और वो जाते हुए पूछता है, इसका दूसरा भाई कहाँ पर है? लू कहता है, उसके पास कोई साइकिक पावर नहीं है। तो सटोंग शाओ को ही लेकर वहां से चला जाता है। इधर हम लियांग को देखते हैं जो कि उसी लड़की के साथ था जिसने इसे छुपा कर रखा होता है। अब शेयरलिंग सटोंग के साथ रक्षासा स्ट्रीट में होती है जो कि एक बड़े से पेड़ को देख रही थी। अब अगले सीन में ये लियांग के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। लियांग बताता है, शाओ ह्यूमन वर्ल्ड में एक डिलीवरी के काम के लिए गया है। शेयरलिंग लियांग से कहती है, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे भाई से काफी अलग है, तुम उससे काफी अच्छे हो। और शाओ भी यहाँ पर पहुंच गया था। अरे वाह वाह महारानी, जैसे ये आपका ही घर हो, मतलब यहाँ पर बैठ के मेरी ही बेइज्जती।